एक महबूबा जो कि अपने आशिक को घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद अपने वालिद और शौहर के हाथों उसको कत्ल करवा देती है। कत्ल करने के साथ-साथ वो एक और जुर्म करते हैं कि उसकी लाश के टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक देते हैं। ये वाक़या कहाँ पेश आया और इस वाक़ये की सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गुजरांवाला का इलाका जी कामों की, वहाँ पे एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है जी। एक महबूबा जो कि अपनी आशिक को घर बुलाती है, घर बुलाने के बाद अपने शौहर और अपने वालिद के हाथों उसको कत्ल करवा देती है। 13 नवंबर का ये वाक़या है, 13 नवंबर में एक ग्राउंड के साथ गंदा नाला था, उस गंदे नाले के पास लड़के और बच्चे खेल रहे थे। खेलते-खेलते उनकी जो बॉल होती है वो गंदे नाले के पास चली जाती है। उसको पकड़ने के लिए बच्चे उसके पास जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है। उस बैग को पकड़ते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं, उसकी ज़िप खोलते हैं तो उसके अंदर एक जिस्मानी अज़ा, एक सर और कुछ हाथ और पाँव पड़े होते हैं। जिस्मानी अज़ा, सर और हाथ और पाँव पड़े होते हैं, बच्चे देख के डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे मौजूद महल्लेदार इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो 15 पे कॉल करते हैं और 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस वालों को बताते हैं कि यहाँ पे जिस्मानी अज़ा पड़े हुए हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस बरवक़्त कार्रवाई करते हुए उस मौके पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेती है। उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस तहकीकात करने के साथ-साथ मोहल्लेदारों और वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछ-ताछ करती है कि ये वाक़या कहाँ पेश आया और लाश यहाँ पे कैसे पहुँची। लेकिन उस वक़्त मौजूद लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता था कि ये कौन फेंक कर चला गया और किसकी ये लाश है। उसके बाद सिर्फ़ इस बात का पता चलता है इस लड़के की एज 25 साल है और ये एक लड़के की लाश है और ये जहाँ इस इलाके का भी नहीं है। पुलिस के लिए ये काम थोड़ा-सा मुश्किल था। चंद रोज़ के बाद पुलिस क्या करती है, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे शाया करती है और नीचे एक नंबर लिख देती है। और वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि अगर कोई भी इस लड़के को जानता हो तो इस नंबर पे कॉल करें। कुछ अरसा गुज़रता है, लगभग डेढ़ महीना गुज़रता है, उसके बाद एक लड़का उस नंबर पे कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो बताता है कि ये मेरा भाई है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि आप फलाँ-फलाँ थाने के अंदर आ जाओ और वहाँ पे जब वो लड़का पहुँचता है, उसके बाद तहकीकात उससे की जाती हैं कि ये आपका भाई है, कब से और कहाँ पे जॉब करता था और काम क्या करता था। उसका छोटा भाई ये कहता है कि मेरा भाई है, ये इस्लामाबाद एक प्राइवेट होटल के अंदर जॉब करता था और काफ़ी रोज़ से 2 माह से ये गायब है, लेकिन हमारा 2 माह से इसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। पुलिस इस बच्चे से इस तरह की तहकीकात करती है और उस बच्चे से पूछा जाता है कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? लेकिन बच्चा कहता है हमारी इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे भाई को कोई कत्ल कर। लेकिन उसके बाद उस बच्चे से उसके भाई का नंबर लिया जाता है और उसकी सीडीआर निकाली जाती है। जब वो सीडीआर निकालते हैं, उसके अंदर एक नंबर जो है लास्ट कॉल पे शो होता है। नंबर से आखिरी कॉल कौन-सी थी और किस जगह की गई। जब उस नंबर पे कॉल की जाती है और नंबर वो ट्रेस किया जाता है, तो वो नंबर भी उसी इलाके से ट्रेस होता है, जिस इलाके से वो लाश मिलती है। अब उस नंबर पे कॉल की जाती है और उस वो नंबर पे जो एक लड़की होती है, उसकी शनाख्त होती है। जब पुलिस उस मौके पे पहुँचती है, उस लड़की को हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद तहकीकात शुरू कर देती है। जब तहकीकात होती हैं, तो वो लड़की साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देती है कि कहती है मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है और मैं इसको नहीं जानती। और उसके बाद तहकीकात करने के बाद जब पुलिस अपने रवायती तरीके से उसके साथ रवैया इख्तियार करती है, उसके बाद वो सारी की सारी अ, जो उसने वाक़या और जो उसने काम किया होता है, उस सारी की सारी बड़े अच्छे तरीके से पुलिस वाले को बताना शुरू कर देती है। कहती है कि 2021 में एक फैक्ट्री में मैं जॉब करती थी और ये लड़का भी मेरे साथ जॉब करता था और हमारी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है और 2 साल का रिलेशन डेवलप होता है और हमने अपने रिलेशन को अच्छा एन्जॉय किया और वक़्त गुज़रता गया। उसके बाद 2024 के अंदर मेरा वालिद शादी कर देता है। जब शादी होती है मैं अपने घर चली जाती हूँ और दोबारा मैं इसको नदीम को कॉल करके कहती हूँ कि आप मेरे से राब्ता अब ना करना, मेरी शादी हो गई है और मेरा शौहर इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझेगा, लिहाज़ा आप दोबारा मुझे कॉल ना करना।
لیکن ندیم جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور بارہا اسے منع کرتی رہتی ہے، لیکن ندیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور ایک وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیو کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو سحر ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لیتی ہے اور اپنے والد کو بتاتی ہے کہ یہ میں نے غلطی کی تھی، لیکن اب جو ہے لڑکا مجھے بلیک میل کرتا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ ایک دن پھر اس کے والد اور شوہر نے ایک پلان بنایا اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک دن اس کو گھر بلاؤ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سحر کیا کرتی ہے، ندیم کو ایک دن کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو، گھر کوئی نہیں ہے، آپ گھر مجھے ملنے آ جاؤ، ساتھ ملاقات ہو جائے گی، ساتھ ہم بیٹھیں گے، کوئی باتیں کریں گے۔ ندیم جو ہے کچھ دیر کے بعد اس کے گھر پہنچتا ہے۔ ندیم جو ہے اسلام آباد سے نکلتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جب پہنچتا ہے وہاں پہ اس کا شوہر، اس کا باپ موجود تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مارنے پیٹنے کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں، بلکہ قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب اس